हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इकोनॉमी की क्लास में। दोस्तों, कल की क्लास में हम लोगों ने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था और ये था बजट एंड टैक्सेशन। अभी तक हम लोग टैक्सेशन पर बात नहीं कर पाए थे, हम लोगों ने बजटिंग पर ही बात करी थी। कल की क्लास में हम लोगों ने सबसे पहले यह समझा कि बजट क्या होता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बजट के लिए आर्टिकल 112 में जिक्र है। बजट कोई प्रॉपर वर्ड नहीं है, जबकि इसको दूसरे नाम से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जाना जाता है। बजट का इतिहास क्या रहा उसके बारे में समझा और किस तरीके से टाइम टू टाइम हमारे देश में बजटिंग को लेकर चीजें चेंज होती रही। अपार्ट फ्रॉम दिस, टाइप्स ऑफ बजट भी हम लोगों ने डिस्कस किए, जैसे कि बैलेंस बजट क्या होता है, अनबैलेंस्ड बजट क्या होता है, सरप्लस बजट क्या है, डेफिसिट बजट क्या है, और साथ में इसके अलावा 4 और बजट के प्रकार मैंने आपको पढ़ाए, जैसे कि जीरो बेस्ड बजट क्या है, परफॉर्मेंस बेस्ड बजट क्या है, आउटकम बजट और जेंडर बेस्ड बजट। यहां तक हमारी कहानी हो चुकी थी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी हमको यह समझना होगा कि जो बजटिंग है इसको 4 मैक्रो स्टेजेस में बांटा गया है। मतलब आप एक तरीके से ये बोल सकते हो कि बजट बनाने से लेकर बजट लाने तक की प्रक्रिया में या उसके बाद तक को भी अगर हम मिला दें तो ये 4 मेजर स्टेजेस होते हैं बजट को लेकर। कौन कौन से ये मेजर स्टेजेस हैं? पहला स्टेज है बजट फॉर्मुलेशन, जिसमें हम लोग बजट का निर्माण करते हैं, मतलब प्रॉपर बजट बनाया जाता है। जितने भी मंत्रालय होते हैं उनसे हम लोग एस्टिमेशन लेते हैं कि हाँ भाई आपको कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी, और उसके बाद जाकर फिर हम बजट का एलोकेशन करते हैं। साथ में गवर्नमेंट बजट बनाते समय व्यय का भी अनुमान लगाती है कि इस साल हमें कितना खर्चा होगा। व्यय का अनुमान इसी से लगता है कि हर एक मंत्रालय से प्रॉपर उनका एस्टिमेट लिया जाता है कि इस साल आप कहां कहां पर कितना कितना खर्च करना चाहते हैं। ठीक है भाई, तो पहला स्टेज तो हो गया बजट फॉर्मेशन। दूसरा होता है बजट एनेक्टमेंट, मतलब कहने का वित्त विधेयक और विनियोग विधेयक के माध्यम से विधायी अनुमोदन। मतलब कहने का यह कि जब बजट बन गया तो उस बजट को अप्रूव किया जाता है। ठीक है, जब यह बजट फाइनल अप्रूव होगा राष्ट्रपति के द्वारा, उसके बाद फिर बजट को प्रस्तुत किया जाता है। अब तीसरा क्या है? तीसरा है बजट एग्जीक्यूशन। यहां पर क्या होता है? कलेक्शन ऑफ रेवेन्यूज एंड स्पेंडिंग एज पर अप्रूवल्स। मतलब कहने का बजट आ चुका है, अब उसके बाद एलोकेशंस भी हो चुका है और अब स्पेंडिंग चालू हो गई है, हमने खर्च करना शुरू कर दिया है। और लास्ट में क्या होता है? लेजिस्लेटिव रिव्यू। जब बजट के एलोकेशंस हो जाते हैं तो उसके बाद ऑडिट और संसद द्वारा इसकी सख्त जांच करी जाती है। हमेशा जो बजट की ऑडिटिंग है वो बाद में ही होगी, क्योंकि बजट का एलोकेशन पहले हो जाएगा, देन बाद में उसकी ऑडिटिंग चलती रहती है। इसको लेकर पार्लियामेंट में भी समीक्षा होती रहती है और पार्लियामेंट में भी इसको लेकर विचार विमर्श होता रहता है। ऑपोजिशन भी कई बार इसके ऊपर प्रश्न उठा सकती है। गवर्नमेंट जो है, जिसने बजट बनाया है, उसका काम है कि वो बजट को लेकर जवाब देगी ऑपोजिशन को। ये मेजर स्टेप्स हैं आपके। इनसे अगर कहा जाए कि क्वेश्चन बने तो क्वेश्चन नहीं बनते। ये बस आपको यह समझाने का तरीका है कि केवल बजट बनाना ही एक प्रक्रिया नहीं है। बजट को लॉन्च करने से पहले अप्रूवल भी एक प्रक्रिया है, लॉन्च करना मतलब एग्जीक्यूशन, और उसके बाद भी एक एक प्रक्रिया है जिसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव रिव्यू। तो केवल बजट बनाना और पैसे दे देना ही प्रक्रिया नहीं है, उसके बाद पूरे साल भर तक उस बजट की जांच भी करी जाती है। नाउ, किसी भी बजट को लाने के लिए आपको जितना आसान दिख रहा है प्रोसीजर, उतना आसान होता नहीं है। कि आपने अगर सोच रहे हो कि सीधे गवर्नमेंट ने एस्टिमेशन लिया और उसके बाद चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर आ गए, आरबीआई के जो गवर्नर हैं उनसे एडवाइस लेनी हुई तो ले ली, और फाइनेंस मिनिस्टर ने बैठ के बजट बना दिया, ऐसा नहीं होता। बजट को लॉन्च करने तक में भी उससे पहले टोटल 8 स्टेजेस होते हैं। अभी 8 स्टेजेस हालांकि हैं छोटे छोटे, लेकिन ओवरऑल मिलाकर ये एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया बन जाती है। ये 8 स्टेजेस कौन से हैं, इनको एक बार समझिए। सबसे पहले राष्ट्रपति के द्वारा तारीख तय करी जाती है कि कब आप अनुमोदन कर रहे हो। इसके बाद लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, फिर राज्यसभा के समक्ष रखा जाएगा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में इसकी चर्चा होती है बजट की, कि हाँ भाई इस तरीके का बजट आ रहा है, ओवरऑल इन इन चीजों पर उस पर बात होगी।
कुछ चीजें महंगी हो सकती हैं, कुछ चीजें सस्ती हो सकती हैं। देन बिना मतदान के सिद्धांतों पर सामान्य बहस होती है, क्योंकि जब लोकसभा और राज्यसभा में आप उसे लेकर आओगे तो उसके ऊपर बहस भी होगी, जाहिर सी बात है। तो लोकसभा और राज्यसभा में चीजों को लेकर बहस होती है। जनरली आप देखोगे कि गवर्नमेंट जब किसी चीज को महंगा कर रही होती है तो उसको लेकर ऑपोजिशन आवाज उठाती है कि हाँ भाई आप इस चीज को महंगा क्यों कर रहे हो, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बहस करना। लेकिन ध्यान रखिएगा यहां पर वोटिंग नहीं हो रही है, बस बहस होती है ओनली, वो भी एक प्रक्रिया का हिस्सा है। देन जो अगला स्टेप है, यहां पर क्या है, स्थायी समितियां अनुदान की मांगों को विस्तार से जांच करती हैं। जो कमेटीज बैठाई गई होती हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत बजट के लिए, वो कमेटीज इसको एग्जामिन करती हैं, जो बातें बहस के थ्रू निकल के आई होती हैं। मान लीजिए अपोजिशन ने बोला कि आप इतने रेट अगर एलपीजी में बढ़ा रहे हो तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इतने प्रतिशत जनता है जो कि एलपीजी का यूज कर रही है, उसमें से इतने प्रतिशत की ही केवल आय बढ़ी है, बाकी जिनकी आय नहीं बढ़ी है वो क्या एलपीजी का यूज नहीं करेंगे? करेंगे तो वो कैसे वहन करेंगे इतना खर्च? ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर सवाल दिया है कि ऑपोजिशन ऐसा सवाल मान लीजिए पूछ देती है। अब इस केस में क्या करेंगी, जो कमेटीज हैं वो उनके इस प्रश्न को एग्जामिन करेंगी और उनका काम होगा सेटिस्फाई करना कि नहीं आप टेंशन ना लीजिए, उसके लिए हमने बैकअप में इतना रिजर्व बजट रखा हुआ है, या फिर आपके जो आंकड़े हैं मेरे पास उससे विपरीत आंकड़े हैं। कैसे भी वो उनको सेटिस्फाई करें, उनका काम है सेटिस्फाई करना। वो एग्जामिन करेंगी उनके सारे क्वेश्चन को। अगला स्टेप है देन लोकसभा अनुदान की मांगों पर मतदान करती है। ओवरऑल लोकसभा में फिर मतदान होगा और फाइनल मतदान करने के बाद उसको अप्रूवल मिलना चाहिए कि हां यह बजट, मैक्सिमम लोग ये बोलने चाहिए, मतलब मेजॉरिटी ये बोलनी चाहिए कि यह बजट आना है। अगर मान लीजिए कि मेजॉरिटी ये कह देती है कि यह बजट नहीं आना चाहिए, तो बजट में फिर बदलाव होंगे, तभी उसके बाद वो आगे बढ़ पाएगा प्रोसीजर। देन जो अगला स्टेप है वो है एप्रोप्रिएशन बिल ऑथराइजेस विड्रॉल फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड। एक बार मंजूरी मिल गई अब मतदान के थ्रू, तो अब तो किसी चीज का डिले है नहीं। फाइनली अब गवर्नमेंट रेडी है कंसोलिडेटेड फंड से पैसे को निकालने के लिए। मैंने आपको कल की भी क्लास में 3 तरीके के गवर्नमेंट के अकाउंट पढ़ाए थे, कंसोलिडेटेड अकाउंट, कंटिजेंसी अकाउंट और अकाउंट ऑफ पब्लिक। मैंने आपको बताया था कि सरकार जितना भी खर्च करती है या सरकार की जितनी भी इनकम है वो सब गवर्नमेंट अपने कंसोलिडेटेड अकाउंट में ही रखती है। तो सरकार अब बजट लेकर आ रही है, मतलब आपके ऊपर खर्च करेगी पैसा, तो वो पैसा कहां से निकालेगी? कंसोलिडेटेड अकाउंट से निकालेगी। तो इसका मतलब यही है कि अगले स्टेप में अब गवर्नमेंट रेडी है कंसोलिडेटेड अकाउंट से पैसा निकालने के लिए। वरना इससे पहले तक, जब तक लोकसभा में वोट्स के थ्रू ग्रांट नहीं किया जाएगा बजट को, तब तक गवर्नमेंट पैसा नहीं निकाल सकती है। चलो यहां से मतदान के थ्रू ओके हो गया, ग्रीन सिग्नल मिल गया, अब गवर्नमेंट पैसा निकालने को तैयार है या निकाल सकती है। एट द एंड फाइनेंशियल बिल जो है वो राष्ट्रपति साइन करेंगे और जैसे ही राष्ट्रपति साइन कर देंगे फाइनेंस बिल, फाइनली अब बजट प्रस्तुत किया जा सकता है। देन इसको मान लिया जाएगा फाइनलाइज। जैसे ही राष्ट्रपति इस पर सहमति दे देंगे तब जाकर गवर्नमेंट बजट लेकर आ पाती है। तो टोटल ये 8 छोटे छोटे स्टेप हैं जिनको पूरा करने के बाद ही बजट प्रस्तुत किया जाता है 1 फरवरी को हर साल। इनमें से अगर कहीं पर भी गाड़ी रुक जाती है तो फिर उस बजट पर पुनर्विचार करना होगा, बजट में आपको आंकड़ों को चेंज करना होगा। लेकिन जनरली यह प्रक्रिया रुकती क्यों नहीं है? क्योंकि एक चीज आप देखिए, यहां पर वोटिंग किससे चाहिए? वोटिंग चाहिए लोकसभा से। तो जनरली यह प्रक्रिया इसलिए नहीं रुकती है कि लोकसभा में सरकार ही बैठी होती है बहुमत में, और अगर बहुमत मिल जा रहा है इस 5वें स्टेप में तो उसके बाद चीजें बिल्कुल आसान हो जाती हैं। और बहुमत मिलना बिल्कुल तय है ज्यादातर केसेस में, क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पर देखिए कि इस टाइम पर गवर्नमेंट बीजेपी की है, तो लोकसभा के अंदर सबसे ज्यादा मेंबर बीजेपी की ही होंगे। यह बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। अब बीजेपी अगर कोई बजट लेकर आती है तो लोकसभा में उसको बहुमत मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, 100% मिलेगा। जितने भी बीजेपी के मेंबर होंगे वो सब तो इसके फेवर में ही वोट देंगे, तो वो अपने आप पास हो जाता है। पास होने में मुश्किल नहीं आती।
इसको मुश्किल तब आती है जब सेंट्रल पे ऐसी सरकार बैठी हो जो मेजॉरिटी से ना आई हो, या गठबंधन की वो सरकार हो, दो पार्टीज ने एक साथ मिलकर अगर सरकार बनाई है, तब इस तरीके की दिक्कत आती है। अगर गठबंधन की सरकार नहीं है तो फिर आमतौर पर यह पास ही हो जाता है। तभी जनरली आपको पता नहीं लगता है हर साल कि बजट को लेकर भी कोई चर्चा हुई है, जबकि ऐसा है नहीं। बजट को लेकर टोटली 8 स्टेप फॉलो किए जाते हैं, तब जाकर 1 फरवरी को बजट आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। अभी एक वर्ड यूज किया जाता है बजट के साथ जिसको बोलते हैं कट मोशन। अब ये कट मोशन क्या है? कट मोशन बेसिकली 3 तरीके के होते हैं, लेकिन उससे पहले यह समझ लो कट मोशन है क्या। समझ रहे हैं आप मेरी बात? कट मोशन का मतलब यह है, इसका मतलब है बजट के विरुद्ध विरोध जाहिर करना। विरोध जाहिर करना। मान लीजिए कोई बजट गवर्नमेंट लेकर आ रही है, लेकिन उसके अपने लोग ही लोकसभा में, मैं कह रहा हूं अपने लोग हों या ऑपोजिशन के हों, ज्यादातर लोग उससे अगर असहमत हैं तो उस बजट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने का तरीका होता है कट मोशन। अब यह कट मोशन 3 तरीके से किया जा सकता है। पहला तरीका होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलिसी कट मोशन। पॉलिसी कट मोशन का मतलब यह है कि अभी मैंने आपसे जिस यहां पर 5वें स्टेप की जिसकी मैंने बात करी, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें लोकसभा में वोट करी जाती है। अब पॉलिसी कट मोशन में क्या है, जब लोग बजट के खिलाफ है, उनका कहना है कि नहीं, सरकार ये जो बजट लेकर आ रही है पूर्ण रूप से खराब बजट है, यह जनता के हित में नहीं है, तो ऐसे में वो पहली चीज क्या कर सकते हैं, मांग को घटाकर ठीक 1 रुपए कर सकते हैं। क्लियर हो रही है बात? जैसे मान लीजिए कि लोगों को जब वो बिल पढ़वाया जाएगा तो लोग अपना एक मत दे सकते हैं कि भाई सीधे जितना भी अमाउंट गवर्नमेंट ने लिखा है उसको कट डाउन करके क्या करेंगे, कट डाउन करके, जैसे मान लीजिए 1 लाख करोड़ लिखा हुआ है तो 1 लाख करोड़ को काटकर सीधे 1 रुपए कर देंगे। इसका मतलब है पॉलिसी कट मोशन। मतलब विरोध किया जा रहा है किसका? मूल नीति की पूर्ण अस्वीकृति व्यक्त करी जा रही है। मतलब अगर 1 कर दिया, कितने भी अंक लिखे हैं उस अंक को काटकर अगर 1 कर दिया गया बजट में, तो इसका मतलब है कि सामने वाला व्यक्ति क्या कह रहा है कि आपकी पूरी पॉलिसी ही गलत है, इसमें आप बदलाव करिए। दूसरा जो कट मोशन होता है जिसको बोलते हैं इकोनॉमिक कट मोशन, यहां पर अमाउंट को घटाकर कितना भी किया जा सकता है, मांग को एक विशिष्ट निर्धारित राशि से कम कर देता है। मतलब मान लीजिए जैसे कि रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री को गवर्नमेंट 6000 करोड़ दे रही है और उसको घटाकर 2000 करोड़ कर दिया गया, तो इसका मतलब यह है कि आपको एक विरोध प्रकट किया जा रहा है कि आप इस पर्टिकुलर लेवल पे थोड़ा कम एलोकेशन करिए। ठीक है? विशिष्ट वित्तीय बचत और वैकल्पिक आवंटन का सुझाव देता है। मतलब इस तरीके की जब इकोनॉमिक कट मोशन लाई जाती है तो इसका मतलब यह है कि हाउस आपको यह बोल रहा है, मतलब लोकसभा के अंदर बाकी जो मेंबर्स हैं वो आपको यह बोल रहे हैं कि आप थोड़ी बचत करिए। उनका कहना है कि आप इस रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा पैसा दे रहे हैं जिसकी वजह से आप एक्स्ट्रा एक्सपेंस कर रहे हैं, इस एक्सपेंस को आप कम कर लीजिए। तीसरा जो है कट मोशन जिसको बोलते हैं टोकन कट मोशन। टोकन कट मोशन एक सबसे छोटा कट मोशन होता है। मतलब हम विरोध प्रकट कर रहे हैं लेकिन आपकी पूरी पॉलिसी को भी गलत नहीं बोल रहे हैं और हम आपके किसी एक स्टेप को भी गलत नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि आप थोड़े बहुत बदलाव इसमें जरूर करें, एक बार जरूर सोच लें। टोकन कट मोशन कब माना जाता है? जब मांग को ठीक 100 रुपए कम कर दिया जाए। मतलब जैसे मान लीजिए 1000 रुपए लिखा हुआ है बजट में, गवर्नमेंट ने लिखा कि 1000 रुपए हम दे रहे हैं इसमें, तो उसको काटकर लिख दिया जाए 900 रुपए,
100 सीधे कम कर दिया जाए। तो इसका मतलब यह है कि सरकार के अधिकार क्षेत्र में एक विशिष्ट शिकायत उठाई गई है। क्या आप जो सोच रहे हैं उस पर एक बार विचार कर लीजिए, हम इससे सहमत तो नहीं है। क्लियर हो रही है बात सभी को? एक बार फिर से समझिएगा कट मोशन क्या होते हैं। मैंने क्या बोला, बजट के अंदर कट मोशन क्या है? बजट के विरुद्ध विरोध जाहिर करने का तरीका है। ठीक है, अब इसमें 3 तरीके के कट मोशन होते हैं। पहला होता है पॉलिसी कट मोशन। पॉलिसी कट मोशन का मतलब यह है कि इसमें जो भी अंक लिखा हुआ है, जो भी डिजिट लिखे हुए हैं, उनको सीधे काट कर 1 रुपए कर दिया जाता है। आपके कितने भी अंक लिखे हो, 10,000 करोड़ लिखे हो, 50,000 करोड़ लिखे हो, 1 लाख करोड़ का अंक लिखा हो, उसको सीधे काटकर 1 कर दिया जाएगा। जब इस तरीके का कट मोशन आएगा, मतलब यह सबसे बड़ा कट मोशन होता है। इसका सीधा सा मतलब है कि सामने वाले ने आपकी पूरी पॉलिसी को ही गलत ठहरा दिया है। ठीक है, मूल नीति की पूर्ण अस्वीकृति दे दी है आपको कि हम आपसे स्वीकृति नहीं रखते। पॉलिसी कट मोशन से छोटा कट मोशन जो होता है, इससे जो लोअर लेवल का होता है, यह होता है इकोनॉमिक कट मोशन। इसमें क्या है कि कोई भी अंक लिखा हुआ है, अगर हमें यह लग रहा है, जैसे मान लीजिए हाउस में लोगों को यह लग रहा है कि स्पीकर को यह लग रहा है कि यह ज्यादा पैसा दिया जा रहा है किसी योजना में, तो वो उसको घटाकर कितना भी कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आप इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा एक्सपेंस कर रहे हैं। वो ये जाहिर कर रहा है कि आप इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा एक्सपेंस कर रहे हैं, इसको थोड़ा घटा लीजिए, कम पैसा दीजिए। जबकि तीसरा, जिसको टोकन कट मोशन बोलते हैं, इसमें जितना भी अमाउंट लिखा होगा उसको स्पीकर 100 रुपए से कम कर देगा। मतलब जितना भी अमाउंट होगा उसमें 100 रुपए घटा देगा। इसका मतलब यह जाहिर करना है कि हम एक शिकायत उठा रहे हैं। आप कुछ कुछ बदलाव कर सकते हैं, एक बार इस पर विचार कर लीजिए। तो ओवरऑल आप यह बोल सकते हो कि जब बजट में सहमति नहीं होती है लोकसभा में, तो स्पीकर इस तरीके के कट मोशन दे सकते हैं, जो कि अपने आप में एक अस्वीकृति है। अब इसको समझिएगा, सरकारी बजट की संरचना, यहीं से आपका थोड़ा टैक्सेशन सिस्टम वाला प्रोविजन भी शुरू हो जाता है। बजट और टैक्सेशन इसीलिए मिला हुआ है कहीं ना कहीं। सरकारी बजट किस तरीके से स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में आता है? यह गवर्नमेंट का बजट है। बजट बेसिकली 2 हिस्सों में डिवाइडेड होता है। पहला हिस्सा जिसको बोलते हैं रेवेन्यू बजट, दूसरा हिस्सा जिसको बोलते हैं कैपिटल बजट या हिंदी में पूंजीगत बजट। अब इसका मतलब क्या है पहले यह समझो। जहां पर रेवेन्यू बजट की बात हो रही है, मतलब राजस्व की बात हो रही है, और राजस्व का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट की इनकम, गवर्नमेंट के पास आने वाला पैसा। इसको आप ये बोल सकते हो, ये कोर इनकम है गवर्नमेंट की, ये सरकार की मूल आय है, जिसको रियल इनकम आप बोल सकते हो। अब जो रेवेन्यू बजट है, इसको भी 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक हिस्सा इसका रेवेन्यू रिसीट होता है और दूसरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। रेवेन्यू बजट जो है, ठीक है, रेवेन्यू बजट के अंदर गवर्नमेंट ये फैसला लेती है। देखिए, इसको कोर इनकम आप ना बोलिए, आप रेवेन्यू रिसीट को कोर इनकम बोलिए। ठीक है, रेवेन्यू रिसीट जो है, माफी चाहता हूं, रेवेन्यू रिसीट जो है, यह है आपकी कोर इनकम। ठीक है, क्योंकि बजट में तो इनकम के साथ साथ एक्सपेंस की भी बात होगी ना। जो रेवेन्यू बजट है, तो इसमें राजस्व का कितना हिस्सा आ रहा है, जिनको हम लोग रेवेन्यू रिसीट बोलते हैं, और राजस्व से कितना हिस्सा जा रहा है, मतलब एक्सपेंस हो रहा है, व्यय हो रहा है, इसको 2 हिस्सों में बांटा गया है। ठीक है, अब पहले रेवेन्यू रिसीट को समझिए। रेवेन्यू रिसीट में क्या क्या आ जाता है? रिसीट का मतलब प्राप्तियां, प्राप्त हो रहा है मतलब गवर्नमेंट को। यह एक तरीके से गवर्नमेंट की कोर इनकम है, रेवेन्यू रिसीट। ठीक है, रिसीट एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मान लीजिए आप गए मोबाइल लेने, ठीक है, आपने पैसे दिए दुकानदार को, उसने आपको मोबाइल दिया, आप चल तो नहीं देते हो ना, आप साथ में रिसीट भी लेते हो ना कि आपको मोबाइल मिला, और वो रिसीट इस बात का प्रमाण है कि आपने उसको पैसे दिए, तो उसको पैसे मिले, आपको मोबाइल मिला। तो सिंपली ये जो रेवेन्यू रिसीट है, ये गवर्नमेंट की प्राप्तियां हैं। मतलब इससे हमें यह पता लगता है कि गवर्नमेंट की कोर इनकम कितनी है।
आय कितनी है। अब रेवेन्यू रिसीट भी दो तरीके की होती है, एक जिनको बोलते हैं टैक्स रेवेन्यू और दूसरा जिनको बोलते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, अब टैक्स रेवेन्यू क्या क्या है, तो गवर्नमेंट की एक तो टैक्स से होने वाली जो इनकम है, टैक्स रेवेन्यू में आपका क्या क्या आ जाता है, इनकम टैक्स आ गया, ठीक है। इसके अलावा जीएसटी आप देते हो गवर्नमेंट को, ये भी तो टैक्स ही है। तो ये सब आपके क्या हो गए, टैक्स रेवेन्यू हो गए, मतलब जहां पर गवर्नमेंट टैक्स से पैसा कमा रही है, ये गवर्नमेंट की टैक्स रेवेन्यू है। जबकि दूसरी तरफ नॉन टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट के क्या क्या होंगे, मतलब ये गवर्नमेंट की इनकम है लेकिन टैक्स से होने वाली इनकम नहीं है, सर्विसेज से होने वाली इनकम है। जैसे कि आप पासपोर्ट बनवाने जाते हो, आपने पासपोर्ट बनवाया तो आप गवर्नमेंट को फी पे करते हो ना। जैसे कि आपने लाइसेंस बनवाया तो भी आप गवर्नमेंट को फीस पे करते हो ना, ठीक है। जैसे कि आपने रेल यात्रा करी तो भी आपने गवर्नमेंट को पे किया ना सर्विस लेकर। ये सब गवर्नमेंट की ऐसी इनकम है जिसपे आप गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दे रहे हो, जबकि आप गवर्नमेंट को फीस दे रहे हो। तो नॉन टैक्स इनकम जो है वो सब नॉन टैक्स रेवेन्यू कहलाती हैं, या फिर आप बोल सकते हो रेवेन्यू बजट के अंदर वो रेवेन्यू रिसीट का हिस्सा है। इतनी बात सभी को क्लियर है भाई मेरे, इतनी बात सभी को क्लियर है? अगर नहीं क्लियर है तो अभी बताओ, अभी वॉइस रेज करो, मैं इसको रिपीट करूंगा, बट फिलहाल इतना बताइए। इतनी बात बताइए, सभी को क्लियर है या नहीं है? मैं एक बार फिर से समझाता हूं, कहीं पर कोई भी कंफ्यूजन है, क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यह समझ आना बहुत जरूरी है। यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, गवर्नमेंट बजट की, ठीक है। अब बजट में भी हमने क्या बोला कि बजट के बेसिकली दो हिस्से हैं, एक तो रेवेन्यू बजट, दूसरा कैपिटल बजट। तो रेवेन्यू बजट की अभी हम लोग बात कर रहे हैं। रेवेन्यू बजट जिसको राजस्व बजट कहा जाता है, राजस्व बजट, ठीक है। राजस्व का मतलब गवर्नमेंट की होने वाली जो आय है, इनकम है, ठीक है। अब गवर्नमेंट की इनकम भी दो तरीके से हो रही है, आपने देखा कौन कौन से तरीके से, एक तो रेवेन्यू रिसीट से और दूसरा रेवेन्यू बजट है। रेवेन्यू बजट के अंदर इनकम भी होगी और एक्सपेंस भी होंगे। ये हो गई इनकम और ये हो गए एक्सपेंस, ठीक है। इनकम जो है इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट। जबकि जो एक्सपेंस है इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंस, ठीक है भाई, या एक्सपेंडिचर बोल लीजिए। अब रेवेन्यू रिसीट मतलब गवर्नमेंट की जो कुल प्राप्तियां हैं, गवर्नमेंट की जो कोर इनकम है, वो कितने तरीके की है, दो तरीके की। एक जो कि टैक्स रेवेन्यू है, दूसरा जो कि नॉन टैक्स रेवेन्यू है। ठीक है भाई। अब ये जो टैक्स रेवेन्यू है, इसमें आप गवर्नमेंट को जितने भी टैक्स दे रहे हो, इनकम टैक्स आप देते हो गवर्नमेंट को, जीएसटी पे करते हो आप गवर्नमेंट को, ये सब आपके टैक्स रेवेन्यू में आ जाते हैं। जबकि नॉन टैक्स होने वाली इनकम गवर्नमेंट की कौन कौन सी है, जैसे कि आपने लाइसेंस बनवाया, आपने पासपोर्ट बनवाया, आपने रेल यात्रा करी या आपने बस यात्रा करी। क्लियर है भाई? कोर इनकम का मतलब यह है कि सरकार की मेजर इनकम ये जो हो रही है। अब देखिए,
मेरी बात समझिएगा, मेरी बात समझिएगा। जैसे कि आप फर्ज करिए आपकी महीने की सैलरी है 1 लाख रुपए, ठीक है, आपकी महीने की सैलरी 1 लाख रुपए है। 1 तारीख को आपके अकाउंट में आपकी सैलरी क्रेडिट हो गई 1 लाख रुपए, ठीक है। अब 2 तारीख को आपने क्या किया, आपके पास एक कार थी, आपने अपनी कार बेच दी 20 लाख रुपए की। 20 लाख रुपए ये जो आया ये भी आपके अकाउंट में आया। आपके अकाउंट में 2 तरीके की इनकम आई है, एक जो 1 लाख रुपए आई है और दूसरी जो 20 लाख रुपए गाड़ी को बेचकर आई है। अब मुझे आप खुद बताइए आपकी कोर इनकम कौन सी है। आपकी कोर इनकम है 1 लाख रुपए जो कि आपने गेन किए हैं। इनकम आपकी ये भी हुई है, इनकम का मतलब अकाउंट में पैसा आना, वो इनकम है, लेकिन ये कोर इनकम नहीं है। आपने अपनी एसेट बेचकर वो पैसा लिया है, तो ये आपकी कोर इनकम में कंसीडर नहीं होगी। मेरी बात आप समझे सभी लोग? ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर है सभी को? रितु कुमारी का कहना है सर एग्जाम फॉर्म भरने पर जो 100 रुपए गवर्नमेंट लेती है वो किस रेवेन्यू में आता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आप मुझे खुद बताइए, आपने एग्जाम, आप ही इसका जवाब दोगे। आपने एग्जाम फॉर्म भरा, 100 रुपए आपकी फीस लगी, क्या आपने टैक्स दिया है? क्या आपने टैक्स दिया है किसी तरीके का? वो टैक्स नहीं है, वो फी है। तो फी किस में आएगी? आपकी नॉन टैक्स रेवेन्यू में गवर्नमेंट लेगी। वो गवर्नमेंट की इनकम है लेकिन कैसी है? नॉन टैक्स रेवेन्यू। सभी को क्लियर है भाई इतनी बात? अरे भाई इतनी बात सभी को क्लियर है? अभी मैंने केवल इस विंग की बात करी है, ठीक है। अब आपको समझ आ गया सरकार का जो बजट है उसमें रेवेन्यू बजट भी होता है और कैपिटल बजट भी होता है। रेवेन्यू बजट को 2 हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें से रेवेन्यू से होने वाली इनकम होगी और रेवेन्यू से जो गवर्नमेंट एक्सपेंस करेगी। अभी एक्सपेंस की हमने बात नहीं करी है, अभी हमने सिर्फ इनकम की बात करी है। इनकम भी 2 तरीके की है, एक तो जो टैक्स से गवर्नमेंट पैसा कमा रही है और दूसरा जो कि फीस के थ्रू या सर्विसेज देकर पैसा कमा रही है। इतना क्लियर है सभी को? अब बात करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, कि सरकार राजस्व से खर्चे क्या क्या करती है। गवर्नमेंट के अकाउंट में भाई इतना पैसा चला आ रहा है, टैक्स जनता से वसूल रही है, सर्विसेज से गवर्नमेंट पैसा कमा रही है, गवर्नमेंट के खर्चे भी तो कुछ होंगे ना। खर्चे क्या क्या है गवर्नमेंट के? जैसे सैलरी, गवर्नमेंट सरकारी कर्मचारियों को, अपने लोगों को तनख्वाह दे रही है ना हर महीने। कल को आप सरकारी अफसर बनेंगे, आपकी जो तनख्वाह आएगी वो कहां से आएगी? गवर्नमेंट के पास उसका बजट होगा ना। वही बजट, वो बजट कौन सा बजट होगा? गवर्नमेंट उसके लिए रेवेन्यू बजट बनाती है, और रेवेन्यू बजट के अंदर आपकी सैलरी सरकार कहां डालेगी? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डालेगी। तो गवर्नमेंट का जो खर्चा है सैलरी देना हर महीने, वो कहां पे है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसी से तो जा रहा है। साथ में गवर्नमेंट जितने भी रेंट दे रही है, जितने भी रेंट दे रही है गवर्नमेंट, आपने देखा होगा बहुत सारी बिल्डिंग्स गवर्नमेंट लीज पर लेती है। मान लीजिए सीबीआई का कहीं ऑफिस खुला है, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का कहीं ऑफिस खुला है। आप अपने शहर में देखेंगे किसी बिल्डिंग में आप देखोगे जीएसटी का ऑफिस है, इनकम टैक्स का ऑफिस है। तो हमेशा गवर्नमेंट की वो बिल्डिंग नहीं होती है, कई बार गवर्नमेंट उनको रेंट पर लेती है या लीज पर लेती है। 10 साल, 20 साल, 50 साल के लिए लीज पर ले ली, तो गवर्नमेंट उसका भी तो पैसा भर रही है किसी को। जरूरी थोड़ी है वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की ही हो, वो प्रॉपर्टी प्राइवेट भी हो सकती है। जैसे आप देखोगे आपके शहर में बैंक होंगे कई सारे, तो कई बार आप देखोगे बैंक की ब्रांच है, वो ब्रांच किसी के घर के नीचे खुली हुई है, तो वो बैंक पे कर रहा है ना रेंट उस व्यक्ति को जिसकी वो प्रॉपर्टी है। तो वो पैसा कहां से आ रहा है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से ही आ रहा है ना भाई। क्लियर हो रही है इतनी बात सभी को? तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब सीधा सा यह है कि गवर्नमेंट जो खर्च कर रही है। रेवेन्यू रिसीट का मतलब यह है कि गवर्नमेंट के पास जो इनकम आ रही है, आय हो रही है। क्लियर है भाई यहां तक सभी को? अब बात करते हैं कैपिटल बजट की।
सरकार के यूनियन बजट का एक हिस्सा आपको पता लग गया रेवेन्यू बजट क्या होता है। दूसरा हिस्सा कैपिटल बजट, जिसको पूंजीगत बजट बोलते हैं। ठीक है, अब कैपिटल बजट में भी कैपिटल रिसीट होती है और कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। ठीक है, कैपिटल रिसीट में क्या क्या आ सकता है आप बताइए। कैपिटल रिसीट जो है, ठीक है, मतलब यहां पर बड़े अमाउंट की बात हो रही है। गवर्नमेंट के पास बड़ा अमाउंट किस फॉर्म में आ सकता है? ये तो डेली पार्ट है, ये तो आपका डेली एक्सपेंस शो करता है, डेली एक्सपेंस एंड इनकम गवर्नमेंट की यहीं से चलती है। मतलब ये जो देश चल रहा है ना, देश को चलाने के लिए जो एक साल का बजट बनाया जा रहा है, तो जो रेवेन्यू बजट है उसी से पूरा एक साल तक देश चलता रहता है। खर्चे कितने हो रहे हैं और इनकम कितनी आ रही है, वो सब यहां पर चलता रहता है। यहां पर बड़े एक्सपेंसेस की बात हो रही है, यहां पर डेली एक्सपेंसेस की नहीं है, यहां पर लॉन्ग टर्म गेन एंड एक्सपेंस। एक्सपेंस भी लंबे होते हैं और इनकम भी लंबी होती है। तो कैपिटल रिसीट में क्या आ सकता है बताइए, बताइए। पूंजीगत प्राप्तियां, गवर्नमेंट के पास इतनी बड़ी इनकम कैसे हो सकती है कि गवर्नमेंट के अकाउंट में पैसा है? नो आइडिया। देखिए, मान लीजिए गवर्नमेंट ने लोन लिया वर्ल्ड बैंक से, $500 बिलियन का लोन लिया। यह पैसा गवर्नमेंट कहां रखेगी? यह पैसा गवर्नमेंट कहां रखेगी? ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर गवर्नमेंट ने ओवरऑल बजट बनाया था $1000 बिलियन का। ठीक है, $1000 बिलियन का गवर्नमेंट ने लोन बजट बनाया। गवर्नमेंट को लगता है कि $500 बिलियन वो यहां से मैनेज कर लेगी, $500 बिलियन वो मैनेज करेगी रेवेन्यू बजट से। लेकिन $500 बिलियन कहां से आएंगे? तो $500 बिलियन गवर्नमेंट इस साल लोन ले रही है। तो ये जो लोन है, गवर्नमेंट के अकाउंट में पैसा आ रहा है, लेकिन वो कैसा है? वो ऋण का पैसा है, लेकिन आ रहा है, इस वजह से रिसीट में कंसीडर होगा। इसके अलावा डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब प्राइवेटाइजेशन। जैसे कि मोदी गवर्नमेंट के टाइम पे बड़ा फेमस है, लोग बोलते रहते हैं कि सरकारी विभागों को, सरकारी इंस्टीट्यूशन को सरकार बेच रही है। तो ये क्यों बोला जाता है? क्योंकि मोदी गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट की जगह डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब, जैसे कि मान लीजिए LIC में गवर्नमेंट के 70% शेयर थे, तो गवर्नमेंट ने कहा अब हम अपनी 20% हिस्सेदारी छोड़ रहे हैं, मतलब हम 20% हिस्सेदारी, 20% शेयर हम बेच दे रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया। 20% शेयर गवर्नमेंट ने LIC के बेच दिए, तो सरकार के पास कुछ पैसा भी तो आएगा ना, उन शेयर बेचे हैं उसका। तो वो भी क्या है? कैपिटल रिसीट में कंसीडर होगा। या मान लीजिए गवर्नमेंट ने एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को किसी प्राइवेट कंपनी को पूरे तरीके से बेच दिया। मान लीजिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को गवर्नमेंट कल खत्म कर देती है और एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को दे देती है। यह भी डिसइन्वेस्टमेंट हुआ। तो गवर्नमेंट को पैसा तो मिलेगा ना, कई लाख करोड़, वो सब गवर्नमेंट का क्या होगा? कैपिटल रिसीट होगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं? ये कोर इनकम तो नहीं हुई, ये तो वही वाली बात हो गई, गाड़ी बेच दी आपने अपनी। ठीक है, अब फिर से उसी एग्जाम्पल पे आओ। महीने की 1 तारीख को आपकी सैलरी 1 लाख आई, तो वो कैसी इनकम है आपकी? वो आपकी रेवेन्यू रिसीट है। लेकिन आपने अपनी गाड़ी बेच दी 2 तारीख को और बदले में 20 लाख रुपए आए गाड़ी को बेचकर, यह आपकी कैसी रिसीट है? कैपिटल रिसीट है। ठीक है, वो जो 1 लाख रुपए आए हैं उससे आप अपने डेली एक्सपेंसेस चलाओगे और इनकम, आपकी डेली इनकम
और एक्सपेंसेस में कंसीडर हो रही है। लेकिन ये जो 20 लाख रुपए आ गए गाड़ी को बेच के, इससे डेली इनकम थोड़ी चलेगी। इससे आप कुछ क्या करोगे, लॉन्ग टर्म गेन करोगे या एक्सपेंस करोगे? मेरी बात आप समझे? अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हुए? तो जाहिर सी बात है, जो बड़े फॉर्म में चुकाए जाते हैं। लोन ले रहे हो बाबू तो लोन चुकाओगे भी तो यहां पर आपके क्या आ जाते हैं, रीपेमेंट। रीपेमेंट, और केवल रीपेमेंट ही नहीं, मान लीजिए गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट किया, यहां पर तो डिसइन्वेस्टमेंट किया तो पैसा आया, कोई बेच दिया अपना इंस्टीट्यूशन तो पैसा आ गया, या अपनी कोई प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ने बेच दी। मान लीजिए अभी गवर्नमेंट ने जैसे टाटा से एयर इंडिया को खरीद लिया, टाटा ने एयर इंडिया गवर्नमेंट से खरीद ली है। अब मान लीजिए गवर्नमेंट कल को एयर इंडिया फिर खरीद लेती है, तो ये इन्वेस्टमेंट हुआ ना, इन्वेस्टमेंट हुआ ना। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के लिए गवर्नमेंट को एक्सपेंस करना पड़ेगा ना, खर्च करना पड़ेगा ना। तो टू बाई एसेट, अगर गवर्नमेंट कोई एसेट खरीदती है तो वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। गवर्नमेंट ये एसेट खरीद रही है, एक बड़ी पूंजी से खरीद रही है, जो कि गवर्नमेंट को लॉन्ग टर्म में फायदा देगी। अभी फायदा नहीं देगी, लॉन्ग टर्म में फायदा देगी। जबकि यहां पर जो गवर्नमेंट के पास पैसा आता है, गवर्नमेंट उसका यूज डेली एक्सपेंसेस में कर रही है। हर महीने गवर्नमेंट को सैलरी देनी है, गवर्नमेंट को डेली अपना जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको मेंटेन करना है, पासपोर्ट ऑफिसेस चलाने हैं, वीजा ऑफिसेस चलाने हैं, लाइसेंस ऑफिसेस चलाने हैं, दूसरे अपने विभाग चलाने हैं। तो उनके सारे एक्सपेंसेस हैं, यहां पर गवर्नमेंट को रेंट पे करना है। लेकिन इस पैसे का यूज गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म गेन के लिए कर रही है। अब बताइए, यहां तक किसी को भी यह स्ट्रक्चर समझ ना आया हो तो? किसी को भी अगर यह स्ट्रक्चर ना समझ आया हो मेरे भाई, तो अभी बताना। अगर आप यह समझ गए, इकोनॉमी काफी ट्रिकी है, अगर आप यह समझ गए हो तो ही मैं आगे बढ़ूंगा। अगर एक भी बच्चा ऐसा है जिसको कंफ्यूजन है, तो पहले मैं डाउट क्लियर करूंगा, देन आगे बढ़ूंगा। बताइए, क्योंकि बाद में फिर ऐसा ना हो कि सर समझ नहीं आया। बोलिए। मैं रुका हुआ हूं 1 मिनट, आराम से, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो टाइप कर लीजिए। नो, ऑल डन। भास्कर का कहना है सर ट्रेन टिकट में जीएसटी टैक्स लगता है। बिल्कुल सही बात है। आपने जो जीएसटी टैक्स दिया है, तो जो टैक्स वाला पार्ट है, जैसे मान लीजिए आपने एक ट्रेन की टिकट कराई, तो आपने 1,000 रुपए की टिकट कराई। इस 1,000 रुपए में 150 रुपए आपका जीएसटी लगा हुआ है। तो ये जो जीएसटी है मेरे भाई, तो ये जीएसटी जो 150 रुपए है, इसको गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू में कंसीडर करेगी। जबकि बचा हुआ जो 850 रुपए आपने दिया है, वो 850 रुपए गवर्नमेंट नॉन टैक्स रेवेन्यू में कंसीडर करेगी, क्योंकि वो गवर्नमेंट की फीस है ट्रेन की। ठीक है, गवर्नमेंट अपनी सर्विस का पैसा 850 रुपए ले रही है, और जीएसटी आपसे मतलब टैक्स रेवेन्यू के तौर पर 150 ले रही है। गवर्नमेंट उसको बाइफरकेट कर देती है। स्वप्निल का कहना है सर मुझे नहीं समझ में आया है। समझिए भाई, इधर देखो, बहुत आराम से, प्यार से, बिल्कुल धीमे से समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा आप। मैंने क्या बोला, गवर्नमेंट जब अपना यूनियन बजट बनाती है, ठीक है, तो जो सरकार का यूनियन बजट है, यूनियन बजट मतलब पूरा बजट, इसके अंदर ही सब कुछ है। उस बजट को 2 हिस्सों में बांटा जाता है। एक हिस्सा जो कि रेवेन्यू बजट कहलाता है, हिंदी में इसको राजस्व बजट बोलते हैं। राजस्व का मतलब गवर्नमेंट की जो टैक्स से होने वाली आमदनी है, या फिर गवर्नमेंट की सर्विसेज से होने वाली आमदनी है। मतलब ओवरऑल आप ये बोल सकते हो कि गवर्नमेंट के पास जो पैसा जनता से आ रहा है, वो राजस्व बजट के अंतर्गत कंसीडर किया जाता है। जबकि दूसरी तरफ कैपिटल बजट है, जिसको पूंजीगत बजट बोला जाता है। पहले हम इसकी बात कर लेते हैं रेवेन्यू बजट की। रेवेन्यू बजट है तो बजट के अंदर
इनकम और एक्सपेंस दोनों ही कंसीडर होते हैं। जैसे मान लीजिए आपको अपने एक महीने का बजट बनाना है, तो आपको यह देखना होगा कि अगले एक महीने में आपके पास कहां कहां से पैसा आएगा। सपोज आपको पता है कि आप रक्षाबंधन आ रहा है, आपकी बहन को आपको 500 रुपए देने हैं, आप अपनी बहन को 500 रुपए दे दोगे, वो आपका एक्सपेंस में हो गया। इनकम कहां से हुई? पिताजी आपको 1000 रुपए देंगे, आपकी सैलरी आ जाएगी, आपकी मम्मी आपको 500 रुपए दे देंगी, ये सब आपकी इनकम हो गई। वहीं पर दोस्त आपसे पार्टी ले लेगा नौकरी की, ये आपका एक्सपेंस हो गया। ओवरऑल मेरा कहने का मोटा मोटा है, जब आप रेवेन्यू बजट की बात कर रहे हैं तो आपकी इनकम भी होगी और आपके एक्सपेंस भी होंगे। तो सरकार के रेवेन्यू बजट में जो इनकम है उनको क्या बोलते हैं? रिसीट बोलते हैं। तो जो रेवेन्यू बजट के अंदर इनकम है वो रेवेन्यू रिसीट कहलाएगी। अब रेवेन्यू रिसीट दो तरीके की होती हैं, मतलब सरकार की आमदनी दो तरीके से हो रही है रेवेन्यू बजट में। एक जो कि टैक्स से होने वाली आमदनी है, दूसरा जो कि नॉन टैक्स से होने वाली आमदनी है। टैक्स से होने वाली जो आमदनी है इसमें आपका इनकम टैक्स, जीएसटी, मतलब आप किसी भी तरीके का कोई टैक्स पे कर रहे हो और वो पैसा जब सरकार के पास जा रहा है तो गवर्नमेंट उसी को क्या बोलती है? टैक्स रेवेन्यू बोलती है। दूसरी तरफ टैक्स के अलावा जब आप गवर्नमेंट को पे करते हो फीस के रूप में, जैसे कि आपने ट्रेन में यात्रा करी, आपने सरकारी बस में यात्रा करी, तो उसकी जो आप फीस दे रहे हो वो पैसा जो गवर्नमेंट के पास जा रहा है उसको वो नॉन टैक्स रेवेन्यू में कंसीडर करती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसे कि आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रहे हो, आप अपना आधार बनवा रहे हो या आप अपना पैन कार्ड बनवा रहे हो, उसमें भी जो आप फीस देते हो गवर्नमेंट को, ये सब गवर्नमेंट की नॉन टैक्स रेवेन्यू में कंसीडर होती है। आपने अपना पासपोर्ट बनवाया तो आप गवर्नमेंट को पे करते हो, आप अपना वीजा लगा रहे हो उसमें भी आप गवर्नमेंट को फीस पे करोगे। ये सब गवर्नमेंट की नॉन टैक्स रेवेन्यू में आता है। क्योंकि ये सारी इनकम डेली बेसिस पर आ रही हैं, तो डेली बेसिस पर ही इस पैसे का यूज गवर्नमेंट खर्च में भी करती है। ये सब गवर्नमेंट की आय है। अब गवर्नमेंट के खर्चे जो हैं, क्योंकि रेवेन्यू से ही गवर्नमेंट खर्चा कर रही है तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। तो गवर्नमेंट के खर्चे क्या क्या हैं? जैसे कि गवर्नमेंट आपको तनख्वाह दे रही है, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं गवर्नमेंट हर महीने उनको तनख्वाह बांटती है ना। गवर्नमेंट अपने रेंट देती है ऑफिसेस के, गवर्नमेंट लीज पर भी बहुत सारी चीजें लेती है। ये सारी गवर्नमेंट के खर्चे हैं। इसमें और भी बहुत कुछ आ जाएगा, जैसे कि गवर्नमेंट गरीबों को सब्सिडी दे रही है, किसानों को सब्सिडी दे रही है, महिलाओं के अकाउंट में विधवा पेंशन योजना भेज रही है, का पैसा भेज रही है। ये सब पैसा गवर्नमेंट कहां से दे रही है? गवर्नमेंट रेवेन्यू बजट से ही दे रही है। तो क्योंकि ये सब गवर्नमेंट के पास से पैसा जा रहा है तो गवर्नमेंट के खर्चे हुए, और खर्चों को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो रेवेन्यू रिसीट और एक्सपेंडिचर के बीच का अंतर आ गया आपको समझ। अब बात आती है कैपिटल बजट की। बजट का एक हिस्सा कैपिटल बजट कहलाता है। कैपिटल का मतलब होता है पूंजी, और पूंजी हमेशा अमाउंट बड़ा होता है। ठीक है, एक वर्ड भी आपने सुना होगा, पूंजीपति। तो पूंजीपति का मतलब ही यह है कि बड़ा धन, बड़े धन का मालिक। कैपिटल बजट में भी गवर्नमेंट की कुछ इनकम होगी और कुछ एक्सपेंस होंगे। अब आप सोचिए, बड़े अमाउंट में गवर्नमेंट के अकाउंट में कौन सा पैसा आ रहा है? ये जो हम टैक्स दे रहे हैं ये तो बहुत छोटा अमाउंट है। मैं कह रहा हूं अक्षय कुमार है, वो साल का 100 करोड़ रुपए गवर्नमेंट को टैक्स दे दिए, तो भी वो बहुत छोटा अमाउंट है इसके आगे। यहां पर तो 100 करोड़ कुछ होता ही नहीं है, बहुत छोटा अमाउंट है। गवर्नमेंट के पास कैपिटल रिसीट कौन कौन सी आ रही है, मतलब बड़े फॉर्म में पैसा कहां से आता है? या तो गवर्नमेंट लोन ले, तो गवर्नमेंट कोई लोन 10, 20, 50 करोड़ का तो लेती नहीं है, 1000 करोड़, 1000 करोड़ भी कम है। गवर्नमेंट और बड़े बड़े लोन लेती है। तो गवर्नमेंट अगर लोन ले रही है तो गवर्नमेंट के पास जो भी पैसा आ रहा है, चाहे वर्ल्ड बैंक से ले, एशियन डेवलपमेंट बैंक से ले, आईएमएफ से ले, किसी से भी गवर्नमेंट लोन ले रही है, तो वो एक कैपिटल रिसीट है। जो लोन लिया गया पैसा है, गवर्नमेंट इसका यूज डेली यूज में नहीं करेगी। इस पैसे का गवर्नमेंट कहीं ना कहीं यूज करेगी। सपोज मान लीजिए गवर्नमेंट ने 1000 करोड़ का लोन लिया, और यह लोन गवर्नमेंट ने इसलिए लिया है कि गवर्नमेंट
500 किलोमीटर का एक हाईवे बना रही है। अब ध्यान दीजिएगा मेरी बात, गवर्नमेंट ने इस 1000 करोड़ से 500 किलोमीटर का हाईवे बना दिया, ठीक है भाई। अब इस हाईवे पे बनने के बाद जगह जगह पर टोल बनेंगे, ठीक है। अब जब ये टोल बूथ लगेंगे तो निकलने वाली जितनी भी गाड़ियां हैं वो सब गाड़ियां जो यहां से आए और जाएंगी, इन सब गाड़ियों को रुकवा कर इनसे टोल टैक्स लिया जाएगा। तो गवर्नमेंट ने अभी इस पूरे प्रोजेक्ट में कितना लगाया? 1000 करोड़ गवर्नमेंट ने उधार लेकर वर्ल्ड बैंक से लगा दिया। इसमें गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? इन्वेस्ट कर दिया। अब गवर्नमेंट की इनकम जनरेट हो रही है टोल टैक्स के रूप में। टोल टैक्स इनकम है गवर्नमेंट की, लेकिन कैसी इनकम है? कैसी इनकम है? गवर्नमेंट ने लगाया पैसा एक बार में है, कैपिटल रिसीट से आने वाला पैसा, लेकिन इनकम कैसी हो रही है? डेली फॉर्म में हो रही है। मतलब ये टैक्स रेवेन्यू के अंतर्गत आने वाला पैसा है जो गवर्नमेंट को मिलेगा टोल टैक्स में। क्लियर हुई बात सभी को? ठीक है। डिसइन्वेस्टमेंट से भी पैसा आता है गवर्नमेंट के पास। जैसे मान लीजिए आपके पास, अगर मैं आपका एग्जांपल लूं, ठीक है, आपने कभी गोल्ड लिया था, आज आप उसी गोल्ड को बेच देते हो। तो आपने जब बेच दिया उस गोल्ड को, तो जो भी आपके पास पैसा आया वो भी क्या है? आपका। आपने पहले इन्वेस्ट किया था, अब आपने डिसइन्वेस्ट कर दिया, अब आपने अपनी एसेट बेच दी। जब आपने गोल्ड लिया था तो इन्वेस्ट किया था, अब आपने गोल्ड वही बेच दिया, मतलब डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया। लेकिन डिसइन्वेस्टमेंट करने पर पैसा तो आया ना आपके पास, तो वो भी क्या हुई? कैपिटल रिसीट हुई, एक मोटा पैसा आया। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर भी होते हैं गवर्नमेंट के। तो जैसे मान लीजिए अभी गवर्नमेंट ने लोन लिया था 1000 करोड़ और ये हाईवे बनाया 1000 करोड़ का, तो ये जो हाईवे बना दिया ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। लेकिन इस हाईवे से होने वाली जो इनकम है ये टैक्स रेवेन्यू में कंसीडर करी जाएगी, क्योंकि ये डेली बेसिस पर इनकम हो रही है। क्लियर हो रही है बात? इसके अलावा गवर्नमेंट जो भी लोन चुकाती है वो एक भारी अमाउंट में चुकाती है, तो वो भी बड़ा एक्सपेंस है, इसलिए वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। या फिर गवर्नमेंट कोई एसेट खरीदती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट ने जापान से बुलेट ट्रेन खरीदी, तो वो क्या होगा? वो होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। उस बुलेट ट्रेन से फिर गवर्नमेंट कमाएगी। क्लियर हो रही है बात? क्लियर हो रही है बात सभी को? अब बताइए कोई कंफ्यूजन है तो, यहां तक बताइए कोई कंफ्यूजन है तो। आई होप नहीं होना चाहिए किसी को भी कोई कंफ्यूजन। आगे बढ़ते हैं। इसको यहां पर भी देख लीजिए एक बार। रेवेन्यू बजट जिसकी अभी हम लोग बात कर रहे थे, और कैपिटल बजट की भी हम लोग बात कर रहे थे। जो मैंने आपको बताया बस वही यहां पर लिखा हुआ है। रेवेन्यू बजट जो है डज नॉट क्रिएट न्यू लॉन्ग टर्म एसेट। ये डेली एक्सपेंसेस के लिए होता है। गवर्नमेंट इसी से अपना डेली के खर्चे चलाती है और डेली के बेसिस पर आने वाला टैक्स भी है इसमें। डज नॉट क्रिएट फ्यूचर फाइनेंशियल लाइबिलिटीज। इसमें फ्यूचर के लिए लाइबिलिटीज नहीं होती हैं। फोर्सेज ऑन डेली मेंटेनेंस। सरकार अपने डेली के मेंटेनेंस रेवेन्यू बजट से ही चलाती है। जबकि दूसरी तरफ है कैपिटल बजट, ये लॉन्ग टर्म फिजिकल और फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं। कैन क्रिएट फाइनेंशियल लाइबिलिटीज। अब देखिए फिजिकल और फाइनेंशियल एसेट में अंतर क्या है। जैसे कि मान लीजिए गवर्नमेंट ने राफेल फाइटर जेट खरीदे, 10 राफेल फाइटर जेट मान लीजिए गवर्नमेंट ने फ्रांस गवर्नमेंट से खरीदे, तो ये हमारी एसेट है ना, जो कि हमने एक मोटा पैसा देकर खरीदी हुई है, तो ये आपके फिजिकल एसेट है। जबकि फाइनेंशियल एसेट क्या है? फाइनेंशियल एसेट, आपने राफेल खरीदे हैं, राफेल आपको सिक्योरिटी देगा, लेकिन राफेल पैसा कमा कर नहीं देगा, तो ये केवल फिजिकल एसेट है। लेकिन अगर गवर्नमेंट बुलेट ट्रेन खरीद रही है तो वो फिजिकल एसेट तो है ही है, साथ में आगे चल के फाइनेंशियल एसेट भी बन जाएगी, क्योंकि जैसे ही बुलेट ट्रेन चलेगी तो उसकी टिकट होगी। जब आप टिकट खरीदोगे तो गवर्नमेंट के पास पैसा जाने लगेगा। तो ये फिजिकल के साथ साथ फाइनेंशियल एसेट भी हो गई जो आपकी बुलेट ट्रेन है। जबकि राफेल पैसा कमाकर नहीं देगा, वो सिक्योरिटी देगा नेशन को। कैपिटल बजट में इट क्रिएट फाइनेंशियल लाइबिलिटीज इन द सेंस
कि आप कोई जब बड़ी चीज खरीदते हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये कार आपने खरीदी, ये कार आपको कंफर्ट दे रही है, ये कार आपको एक से दूसरी जगह जल्दी पहुंचा रही है, लेकिन है तो लाइबिलिटी ही ना। लाइबिलिटी का मतलब यह है वो चीज आपके ऊपर बोझ है। बोझ का मतलब इन द सेंस आपको उसका खर्चा वहन करना है। अब इस गाड़ी को पेट्रोल चाहिए तो आप पेट्रोल ही दोगे ना, इसको पानी से तो नहीं चला लोगे। और पेट्रोल का खर्चा बियर कौन करेगा? आप बियर करोगे। इस गाड़ी को हर साल सर्विस चाहिए होगी, सर्विस का पैसा का जितना खर्चा होगा वो आप ही वहन करोगे ना। तो ये लाइबिलिटी है। जबकि एसेट क्या है? इस गाड़ी की जगह 20 लाख की गाड़ी की जगह आप 20 लाख का सोना खरीद लेते, वो आपकी एसेट है। एसेट आपकी जो इनकम है उसे इंक्रीज करती है, वो लाइबिलिटी खड़ी नहीं करती है। आप ये मोबाइल फोन ले रहे हो, आप 50,000 का फोन ले लो तब भी आपकी बात हो जाएगी, तब भी आप गाने सुन सकते हो, मूवी देख सकते हो। लेकिन आपको 1.5 लाख का फोन लेना है, 1.5 लाख का फोन लेना है तो वो भी वही काम करेगा, बस कुछ चीजें बेटर हो जाएंगी। बट एक्चुअल मायने में अगर देखा जाए तो ये डिपेंड करता है आपके बिहेवियर के ऊपर कि ये चीज आपके लिए एसेट है या लाइबिलिटी है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कोई यूट्यूब पर कंटेंट बनाने वाला व्यक्ति है, उसके लिए आईफोन जो है वो बेनिफिशियल है, वो उसकी इनकम को बढ़ा देगा। लेकिन एक व्यक्ति जिसकी नौकरी लगी नहीं है, मां बाप उसके खर्चा उठाते हैं और वो आईफोन खरीद ले, तो ये तो लाइबिलिटी है ना। मेरी बात आप समझे? क्लियर है? तो कैपिटल बजट के अंदर कभी कभी इट कैन क्रिएट फाइनेंशियल लाइबिलिटी। कैन क्रिएट है, ध्यान रखिएगा, हमेशा नहीं है कि वो लाइबिलिटी क्रिएट करेगा। ठीक है? इट फोकसेस ऑन फ्यूचर डेवलपमेंट। हमेशा ध्यान रखिएगा कैपिटल बजट फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए ही होता है, कि हमें आज की नहीं, आज के 5 साल बाद, 10 साल बाद की भी सोच के चलनी है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम आपके बजट की बात करें, आपकी सैलरी 1 लाख रुपए आई, आपने 1 लाख रुपए में जो आपके 50,000 हैं ये आपने अलग निकाल दिए पहले ही। आपने कहा ये महीने के खर्चे के लिए हैं, ठीक है? दैट मीन्स कि ये आपके कुछ इस तरीके के हैं, राजस्व बजट का हिस्सा है। लेकिन ये जो 50,000 रुपए आपने निकाले इससे 1 लाख में, इसको बिल्कुल अलग कर दिया। आपने कहा इसको मैं इन्वेस्ट करूंगा। इन 50,000 का आज से कोई मतलब नहीं है, कल से कोई मतलब नहीं है, मैं चाहता हूं 5 साल बाद मुझे कुछ मिले। तो आपने क्या किया? ये 50,000 रुपए सीधे क्या कर दिया? कहीं इन्वेस्ट कर दिया अगले 5 साल के लिए। इट विल बी कंसीडर्ड इन कैपिटल बजट। तो गवर्नमेंट पूरा पैसा जो है वो डेली एस्पेक्ट के लिए सोच कर नहीं चलती है, गवर्नमेंट को फ्यूचर प्लानिंग भी करनी होती है, जिसके लिए कैपिटल बजट इंपॉर्टेंट है। और डेली के एक्सपेंसेस के लिए रेवेन्यू बजट इंपॉर्टेंट है। निखिल राजपूत का कहना है, सर हम जो फोन यूज करते हैं क्लास देखने के लिए वो एसेट है या लाइबिलिटी है? वक्त तय करेगा। अगर आप क्लास देखकर सिलेक्ट हो रहे हो तो ये आपकी एसेट होगी, और अगर आप इस फोन का यूज मूवीज देखने में कर रहे हो, रील्स देखने में कर रहे हो, और कल को आपकी नौकरी भी नहीं लगती है, तो आपका ये महंगा फोन आपके लिए लाइबिलिटी होगा। मैंने कहा ना, ये डिपेंड करता है, इसीलिए यहां पर कैन हमने लिखा है। इट कैन क्रिएट फाइनेंशियल लाइबिलिटीज। डिपेंड करता है इकोनॉमी में हमेशा बिहेवियर कैसा है यूजर का। यूजर बिहेवियर की बात मैंने पहली क्लास में भी आपसे करी थी। हमेशा यूजर का बिहेवियर मैटर करेगा। जहां पर मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि एक क्लैरिकल लड़की है और एक अधिकारी लड़का है। अधिकारी लड़के की सैलरी 1 लाख रुपए, क्लैरिकल की 40,000 रुपए। 1 लाख रुपए कमाने वाला कुछ बचाता नहीं है, जबकि 40,000 कमाने वाली लड़की आधा बचा लेती है। अभी आपको देखने में लग रहा है कि वो ज्यादा कमा रहा है, वो बहुत कम कमा रही है, लेकिन 5 साल के बाद जब आप दोनों की स्थिति देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो 40,000 कमाने वाली लड़की है वो बहुत आगे निकल चुकी होगी, बहुत ग्रोथ कर चुकी होगी, क्योंकि वो हर महीने 20,000 रुपए बचा लेती है। जबकि ये भाई साहब जो 1 लाख रुपए कमाते हैं, ये एक को पैसा नहीं बचाते, ठेंगा बचाते हैं।
ये जीरो थे, जीरो हैं और जीरो ही रहेंगे। ये भाई साहब जब रिटायर होंगे तो उसके बाद भी ये किराए के मकान में ही रह रहे होंगे, जबकि वो लड़की जब रिटायर हो रही होगी तो उसके पास इतना पैसा होगा कि वो अपना खुद की हवेली खड़ी कर दे। तभी देखने में जो छोटी अर्थव्यवस्था है, जरूरी नहीं कि वो ग्रोथ भी बहुत धीमी गति से कर रही हो। कई बार बड़ी अर्थव्यवस्थाएं भी ग्रोथ बहुत धीमी गति से कर रही होती हैं, जैसे कि अमेरिका। यूएस की इकोनॉमी ग्रोथ जब आप देखोगे तो वो 2% के आसपास मिलेगी, जबकि भारत की इकोनॉमी ग्रोथ आपको 5% के आसपास मिलेगी। ये इसका जीता जागता एग्जाम्पल है। चांदनी का कहना है सर बजट के क्वेश्चन सीजल में बनते हैं, ये भी कोई पूछने वाली बात है? नहीं बनते तो हम लोग यहां टाइम पास कर रहे होते क्या? ठीक है, क्लियर है यहां तक सभी को? चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यहां पर वही चीजें हैं जो कि मैं आपको उतनी देर से समझा रहा हूं, ठीक है, कि भाई डेली ऑपरेशंस में रेवेन्यू बजट का यूज किया जाता है। वो सब मैंने इस फॉर्मेट में दे दिया है, इसको थोड़ा सा देखिएगा। देखिए वही बताया हुआ है कि गवर्नमेंट के पास जो आय है, ठीक है, रेवेन्यू रिसीट है, ठीक है, ये किस फॉर्म में आ रही हैं। तो जो भी आप पैसा गवर्नमेंट को टैक्स के फॉर्म में देते हो वो सब आपका रेवेन्यू रिसीट में आता है। और वो सॉरी, जो भी पैसा आप टैक्स में देते हो या सर्विसेज का देते हो, टैक्स में जैसे कि आप कस्टम टैक्स दे रहे हो, जीएसटी दे रहे हो, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, कोई भी आप टैक्स दे रहे हो वो सब आपका टैक्स रेवेन्यू में आता है। जबकि सर्विसेज का आप पैसा देते हो, जैसे कि लाइसेंस बनवा रहे हो, डिविडेंड्स हैं, फीस आप दे रहे हो, इन सारी चीजों को गवर्नमेंट नॉन टैक्स रेवेन्यू में कंसीडर करती है। बस एक चीज ध्यान रखिएगा, जो रेवेन्यू रिसीट होती हैं, ठीक है, ये पेएबल नहीं, रीपेएबल नहीं होती हैं। मतलब ये सरकार के पास वो पैसा है आने वाला जो कि सरकार को कहीं भुगतान नहीं करना है। जैसे मान लीजिए आपने गवर्नमेंट को टैक्स भरा, आपने इनकम टैक्स दिया गवर्नमेंट को, आपने रेल यात्रा करी तो भी गवर्नमेंट को फीस दी। गवर्नमेंट ये पैसा कहां देगी बताइए? गवर्नमेंट की अपनी ट्रेन है, गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी नहीं है इसमें, तो गवर्नमेंट को रीपेमेंट नहीं करनी है। जितना पैसा टैक्स का आ रहा है गवर्नमेंट के पास वो सब गवर्नमेंट का कंसोलिडेटेड अकाउंट में ही रहने वाला पैसा है। लेकिन जो आपका यहां पर एक्सपेंसेस होते हैं, जो आपका कैपिटल में एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, वो रीपेएबल होते हैं। जैसे कि अभी यहां पर हम लोगों ने बात करी ना, इसको देखिए, जैसे कि मान लीजिए कैपिटल रिसीट में गवर्नमेंट ने लोन लिया, तो लोन लिया है तो भाई इसको रीपे तो करना पड़ेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि चुकाओगे नहीं, लोन लेके बैठ जाओगे, चुकाओगे नहीं, उसे चुका रहे हो ना, रीपेमेंट कर रहे हो ना। तो ध्यान रखिएगा जो रेवेन्यू बजट है इसमें रीपेमेंट नहीं करना होता गवर्नमेंट को, जबकि जो कैपिटल बजट है इसमें रीपेमेंट भी करना होता है गवर्नमेंट को, पैसा वापस भी करना है। बजट के बेसिकली यहां पर 3 प्रकार बताए हुए हैं। हालांकि मैं आपको ये तीनों प्रकार कल ही पढ़ा चुका हूं, समझिएगा। यहां पर आपको थोड़ा सा पिक्चर फॉर्मेट में इजीली समझ आ जाएगा। कल मैंने आपको बैलेंस बजट पढ़ाया था, तो जहां पर मैंने आपको क्या बताया था कि रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर दोनों सेम रहे। मतलब सरकार ने मान लीजिए 100 रुपए एलोकेट किए कि भाई 100 रुपए हमारा बजट है, तो 100 रुपए ही खर्चा हुआ या उससे कम खर्चा हुआ, यह आपका बैलेंस बजट है, ठीक है। दूसरी तरफ सरप्लस बजट का मतलब है फायदे का बजट। सरप्लस का मतलब क्या है? फायदा। फायदे का बजट क्या होता है? जहां पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से ज्यादा होता है, मतलब इनकम आपके खर्चों से ज्यादा है। जहां पर मान लीजिए इनकम है आपकी 100 रुपए और खर्चे हैं आपके 70 रुपए, तो जाहिर सी बात है ना, यह क्या होगा? सरप्लस बजट कहलाएगा, फायदे का बजट है। कि आप 100 रुपए लेके चले थे लेकिन आपके खर्चे 70 में ही हो गए, 30 रुपए बच गए भाई, वही अगले बजट में काम आएंगे। तीसरा वर्ड यूज होता है डेफिसिट बजट, जिसको घाटे का बजट बोलते हैं, जिसमें सरप्लस का जस्ट उल्टा होता है। यहां पे आप एलोकेशन जो करते हो, मतलब जो आपने एलोकेशन किया, जो आपका राजस्व था, एक्सपेंस उससे ज्यादा थे, ठीक है। आप लेकर चले थे 100 रुपए और खर्चे आपके हो गए 140। ये 40 रुपया कहां से आया? ये 40 रुपया लोन लिया होगा, वहीं से आएगा ना, और कहां से आएगा? इस तरीके के बजट को बोलते हैं डेफिसिट बजट। हालांकि कल मैं आपको यह सब पढ़ा चुका हूं,
ठीक है। नवीन का कहना है सर बजट टॉपिक थोड़ा सा हार्ड है। हाँ, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जो समझ ना आए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। थोड़ा सा आप ध्यान केंद्रित करोगे तो चीजें समझ आएंगी, क्योंकि सिलेबस पहले जैसा नहीं रहा है। सिलेबस अभी काफी हार्ड हो चुका है, क्वेश्चंस का लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है। तो अगर आपको compete करना है एग्जाम में, तो आपको वो नहीं पढ़ना है जो आपको अच्छा लगे या मुझे अच्छा लगे, आपको वो पढ़ना है जो कि एग्जाम के लिए जरूरी है। ठीक है। तो बजट टॉपिक ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर से निकाल दिया जाए, बजट टॉपिक काफी डिटेल्ड है, और मैं डिटेल ही आपको दूंगा, ऊपर ऊपर से नहीं निकालूंगा, क्योंकि मुझे चाहिए सिलेक्शन। क्लियर है इतनी बात? एक क्वेश्चन आया है, मोहिनी का कहना है सर जो अकाउंट सील होते हैं उनके पैसे गवर्नमेंट के पास जाते हैं? डिपेंड करता है बैंक की पॉलिसी के ऊपर। हर बैंक की अपनी कुछ कुछ पॉलिसीज डिफरेंट होती हैं। जैसे कि मान लीजिए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, आई एम नॉट वेरी श्योर, पर्टिकुलर बैंक की पॉलिसी से मैं अवगत नहीं हूं, क्योंकि मैं बैंकर हूं नहीं, ना ही मुझे जानने की जरूरत है। अगर आरबीआई की है तो मुझे जानने की जरूरत है। लेकिन हां, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बोलता है कि 20 साल तक मैं आपको फैसिलिटी देता हूं कि आप अपना डीएक्टिवेटेड अकाउंट एक्टिव करा सकते हैं। ठीक है। ज्यादातर बैंकों में ऐसा है कि अगर आप 2 साल तक कोई भी लेन देन नहीं करते हैं अपने अकाउंट में, ना ही पैसा डाला ना ही निकाला, तो वो डीएक्टिवेट हो जाता है। डीएक्टिवेट का मतलब यह है कि अकाउंट आपका है बैंक के पास, बैंक के सर्वर में अकाउंट है, आपके अकाउंट में पैसे भी हैं। डीएक्टिवेट का मतलब बैंक ने उसको एक अलग कैटेगरी में शिफ्ट कर दिया है। आप जब चाहें तब उसको जाकर अपनी डिटेल देकर एक्टिव करा सकते हैं। लेकिन मैं इस बात के लिए श्योर नहीं हूं, इसी तरीके से एक डेडलाइन होती है, शायद 20 साल हो या 25 साल हो, कि उसके बाद बैंक उसको टर्मिनेट कर देती है अकाउंट को। लेकिन 20 साल से तो कम नहीं होता जहां तक मैं जानता हूं। तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अगर वो अकाउंट यूज नहीं हो रहा है तो बैंक उसको टर्मिनेट कर देगी, और टर्मिनेट करने के बाद वो पैसा बैंक के रिजर्व बैलेंस में है, जो बैंक की अपनी कैपिटल है उसका हिस्सा बन जाता है, ना ही आरबीआई के पास जाएगा। क्योंकि ध्यान रखिएगा, जो कस्टमर था वो पर्टिकुलर बैंक का कस्टमर था, वो आरबीआई का कस्टमर नहीं था। क्लियर है बात? ओके। बाकी टेंशन मत लीजिए, इकोनॉमी में आपकी बैंकिंग भी आपको मैं पढ़ाऊंगा, बैंकिंग टर्म्स एक चैप्टर है, वहां पर आपको चीजें समझाऊंगा। भाई हिस्ट्री की 3 क्लासेस पक्का मैं आज डलवा दूंगा, मैं अभी फोन कर रहा हूं। ठीक है। हाँ, केवाईसी आपको लगाना होता है अगर आपको डीएक्टिवेट अकाउंट को एक्टिव कराना हो, तो आपको केवाईसी अपना पूरा करना पड़ेगा फिर से, और साथ में वो कुछ डिटेल आपसे पूछेंगे। रजिस्टर्ड ईमेल आईडी अगर आपके पास नहीं है तो रजिस्टर्ड नंबर दे दीजिए। वैसे ईमेल आईडी जल्दी जल्दी लोगों की नहीं चेंज होती है, फोन नंबर तो चेंज हो जाते हैं। मान लीजिए 10 साल पुराना अकाउंट है, तो कई तरीके हैं उसको एक्सेस करने के। जब आप बैंक में जाएंगे तो सबसे पहले तो आपसे केवाईसी पूरा कराएंगे, उसके बाद आपकी केवाईसी से उस अकाउंट को मैच करेंगे। देन हो सकता है वो आपसे आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पूछें, वो नहीं होगा तो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पूछेंगे, वो आपने बता दिया तो भी एक्सेस हो जाएगा। आपके पास वो भी नहीं है तो हो सकता है उनके सामने तो खुला होगा, हो सकता है वो आपसे सिग्नेचर बनवा के देखें। ठीक है। बट हाँ, अगर आपके पास कुछ ही नहीं है तो फिर एक्सेस कैसे हो पाएगा? आप पता लगा कोई यही नहीं बता पा रहा है, मेरा नाम तो ये है, अब पूछ दे रहा है फादर नेम क्या लिखा है, फादर नेम याद ही नहीं है मुझे। फोन नंबर था, आजकल तो बिल्कुल नहीं याद रहता है क्या था। ईमेल आईडी अब मैं चलाता ही नहीं, तब चलाता था। पैन कार्ड मैंने बनवाया ही नहीं है। तो कहेगा सर एक काम करो, आप न्यू अकाउंट खुलवा लो, पुराना अकाउंट अब आप छोड़ ही दो। चलिए आज की बात यहीं तक रखते हैं, कल की क्लास में इसके आगे की बात होगी। और हाँ, इस टॉपिक से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आपको कराऊंगा मैं। ठीक है। चलिए, थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, आपका दिन मंगलमय हो।
जय हिंद, जय भारत।